सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एल्बा 2.0। तो आज हम लोग का पहला लेक्चर है क्रैश कोर्स का। तो जैसे कि हम लोग क्रैश कोर्स एक स्टार्ट किए हैं, एकलव्य JEE 22 एंड WBGE 22। आप अगर दोनों एग्जाम दे रहे हो तो नहीं, आपके लिए ही क्रैश कोर्स है। अगर आप सिर्फ JEE मेंस के एग्जाम दे रहे हो या सिर्फ WBG का भी एग्जाम दे रहे हो, देन ऑल्सो आप इस क्रैश कोर्स को फॉलो कर सकते हो। तो काफ़ी बेनिफिट्स मिलने वाला है आपको क्रैश कोर्स से। देखिए, जो WBGE होता है उसमें टोटल 3 कैटेगरी होता है, ठीक है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। देखिए, जो कैटेगरी 2 एंड 3 होता है वो बिल्कुल JEE मेंस की लेवल की तरह ही होता है, लेकिन जो कैटेगरी 1 होता है वो थोड़ा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू JEE मेंस। तो मैं हर एक कैटेगरी का क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ। तो JEE मेंस के बच्चे एंड WBG के बच्चे दोनों तरह के स्टूडेंट इस क्रैश कोर्स को फॉलो कर सकते हो, आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो देखिए, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरी एंड फार्मूला से। विदाउट थ्योरी एंड फार्मूला आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते हो सकता है आपको हेडिंग थोड़ा अच्छा ना लगे, लेकिन जो कंटेंट जो प्रोवाइड किया गया सबसे बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा, सब एक ही जगह मिलेगा, ठीक है। कहाँ से आपको एक्सेस करना है? आपका सिंपली एडुलव्य एप्लीकेशन जो है वहाँ पर जाइए। एक फोल्डर है WBG एप्लीकेशन, सॉरी WBG प्रिपरेशन एंड IITG प्रिपरेशन। तो दोनों फोल्डर में एकलव्य क्रैश कोर्स इंक्लूड है। तो उस फोल्डर के द्वारा आप एक्सेस कर सकते हो इन मटेरियल्स को। तो मटेरियल्स काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी बेस्ड है। हैंडराइटिंग थोड़ा आपको अच्छा नहीं लग सकता, लेकिन मैं, क्योंकि ये जो नोट्स है ये 4 साल पहले का है ना, तो 4 साल पहले ये सब मैं फार्मूला सीट एंड थ्योरी सीट बनाया था। तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो, काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाला है। तो देखिए, एक लाइन के टोटल 3 इक्वेशन होते हैं, एक 1 2 3 4 5। तो 5 इक्वेशन तुम देख सकते हो एंड ये 6 इक्वेशन। जैसे मान लीजिए कोई लाइन है जो कि x1, y1 से पास कर रहा है एंड उसका स्लोप m है, देन उसका इक्वेशन क्या होगा? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो इक्वेशन है अगर कोई लाइन x1, y1 से पास कर रहा है तो, ओके। एंड अगर कोई लाइन इसका स्लोप m मेंशन कर दिया गया एंड इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज c, देन उसका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा? y इज इक्वल टू ms प्लस सी। एंड मान लीजिए कोई लाइन है जो कि x एक्सिस पर a इंटरसेप्ट है, y एक्सिस पर b इंटरसेप्ट है, देन जो कि इक्वेशन होगा वो क्या होगा? x बाई a प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 1। तो ये तीन इक्वेशन है, काफ़ी बेसिक इक्वेशन है, आपको ये पता होना चाहिए, ओके। अब आते हैं नॉर्मल फॉर्म। जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, ठीक है। जैसे ये एक वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो मान लीजिए लाइन है, ठीक है। अब ये जो लाइन है यहाँ से ओरिजिन से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मान लीजिए p है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है। तो इसका जो इक्वेशन होगा, इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा? x कॉज अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू पी। इसको ये याद रखिएगा, काफ़ी सारे बच्चे को ये पता होता नहीं है एंड ये तीनों फॉर्मूला अप्लाई करने का कोशिश करते हैं। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या अप्लाई करना है। एक और आता है पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, ये जो लाइन है ये थीटा एंगल बना रहा है विथ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। एंड ये कोई पॉइंट ए से पास कर रहा है x1, y1 एंड कोई रैंडम पॉइंट है p इज इक्वल्स टू एक्स, वाई एंड जो डिस्टेंस है वो आ रहा है। तो जो इक्वेशन होगा लाइन का वो क्या होगा? x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वाई माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू r। तो ये पाँचों इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पाँचों इक्वेशन को आप लोग याद करके जरूर रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं फैमिली ऑफ लाइंस। तो देखिए, मान लीजिए कोई दो टू लाइन है, मान लीजिए एक तो ये लाइन है एंड एक तो ये लाइन है, तो इसको बोलते हैं लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको लोग बोलते हैं। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ से कई सारे लाइंस पास कर सकता है। जैसे मान लीजिए एक तो ये लाइन हो सकता है, एक ये लाइन हो सकता है, एक ये लाइन हो सकता है। तो कई सारे लाइन इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर सकता है। उसका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा? L1 प्लस लैम्डा L2। इसके बेसिस पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन करेंगे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी। तो लैम्डा वैल्यू पर डिपेंड करता है कि कौन सा लाइन होगा, क्या ये होगा, क्या ये होगा, या ये होगा, या ये होगा, कौन सा लाइन होगा। तो डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो ये L1 है और ये L2 है इक्वल 0। तो ये हम लोग का फैमिली ऑफ लाइंस, ओके। अब जैसे क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, सपोज ए लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस। अगर एक्सेस पर इक्वली इंक्लाइंड है तो उसका स्लोप 1 हो सकता है या -1 हो सकता है। तुम इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। थीटा इक्वल 45 हो सकता है या थीटा इक्वल टू 135 डिग्री हो सकता है। अब देखिए क्या लिखा गया, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए लाइन, ओके। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है P x1, y1 एंड जैसे मान लीजिए Q पॉइंट है x2, y2 एंड ये लाइन है x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये जो पॉइंट है ये कहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है। अगर सेम साइड लाई कर रहा है देन ये कंडीशन होगा,
ये कंडीशन होगा, ठीक है। अगर ऑपोजिट साइड लाई करें, यानी कि जैसे मान लीजिए ये लाइन है, P यहाँ पर है एंड Q यहाँ पर है, देन ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। एंड अगर सेम साइड है, जैसे मान लीजिए ये भी P यहाँ पर है, ये Q यहाँ पर है, देन ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ये दोनों फॉर्मूला को नोट करके रख लो, वो ग्रेटर देन जीरो होगा एंड ये लेस देन जीरो होगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो होगा इसका, ये तुम देख सकते हो, ये जो प्रोडक्ट है ये ग्रेटर देन जीरो, ये प्रोडक्ट है लेस देन जीरो होगा। अब आते हैं कॉन्करेंसी ऑफ लाइन्स। कॉन्करेंसी ऑफ लाइन्स का मतलब होता है कि सब लाइन्स एक ही प्लेन पर लाई कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई प्लेन है, ठीक है, इसी प्लेन पर सब लाइन करी। जैसे मान लीजिए ये लाइन L1 है, ये L2 है एंड ये L3 है। तो अगर तीनों लाइन एक ही प्लेन पर लाई कर रहा है तो तुम सोच सकते हो उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, जीरो होगा ना। तो देखिए हम लोग क्या किए, जो एरिया है लाइन का वो जीरो होगा, तो ये जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स, जैसे मान लीजिए कोई दो ठो पैरेलल लाइन्स है, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो ये होगा, D = mod ऑफ C1 - C2 डिवाइडेड बाई √A² + B²। तो ये फॉर्मूला तो याद कर लीजिए। देखो जितना भी फॉर्मूला मेंशन किया हर एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, किसी को भी मिस मत करो, हर एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। कंटेंट काफ़ी मतलब स्ट्रक्चरल वाइज डिफाइन किया गया, तो फॉर्मूला मस्ट आप लोग पढ़िए, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का, सपोज ए पॉइंट लाई बिटवीन टू लाइन्स, देन P1.Q1 इसको से तो पढ़ लिया यहाँ पर, ठीक है। एंड एक तो ये फॉर्मूला एरिया ऑफ पॉलीगन हुज वर्टिसेस आर x1, y1, x2, y2, x3, y3। तो पॉलीगन जैसे मान लीजिए ट्रायंगल हो सकता है, आपका रेक्टेंगल हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, ठीक है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है। तो कोई भी ऐसा पॉलीगन एंड उसका एरिया निकालने के लिए बोला गया है, देन ये काफ़ी सुंदर से फॉर्मूला ये अप्लाई कर सकते हो। ओके, आगे मूव करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट काफ़ी इसका इस्तेमाल होता है, सपोज मान लीजिए कोई लाइन है y = mx + c, तो वो पैराबोला को टच करेगा तो कंडीशन क्या होगी। जैसे मान लीजिए पैराबोला कई तरह हो सकता है, जैसे मान लीजिए y = 4x हो सकता है, ठीक है, x² = 4ay हो सकता है, या y² = -4a हो सकता है, या x² = -4ay हो सकता है, ठीक है। तो देखिए तीनों कंडीशन में तीनों केस में क्या कंडीशन हो सकता है ये सब डिफाइन किया गया, प्लीज़ आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। एंड मैं आपको बताया भी था कि जो फॉर्मूला होता है वो खुद का हैंड रिटेन से बनाया जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि इसको PDF तुम पढ़ते रह गए, फॉर्मूला को हैंड रिटेन बना लो। ओके, तो C = A/A एंड जो है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। जैसे मान लीजिए पैराबोला है ना, ये पैराबोला है एंड मान लीजिए लाइन है, तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर लाइन एंड पैराबोला मीट कर रहा है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो इसका कंडीशन मतलब इसका जो पॉइंट है ये होगा। तो आप लोग चारों को याद कर लीजिएगा। अब काफ़ी सारे बच्चे कंडीशन निकालते हैं, तो कंडीशन निकालने के चक्कर में हो सकता है पर टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो आप लोग सिंपली याद कर सकते हो। याद करना काफ़ी सिंपल है, तुम देख सकते हो काफ़ी सिमिलर तीनों चारों में याद हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये लाइन है y = mx + c, ये एलिप्स पर अगर टच कर रहा है देन ये कंडीशन होगा, अगर पैरेलल टच करे तो ये होगा, एंड अगर हाइपरबोला टच करे देन ये होगा, एंड सर्कल टच करे तो ये होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, ये एक 2 डिग्री इक्वेशन है। जैसे मान लीजिए जो इक्वेशन है ना, ये बड़ा सा इक्वेशन देख रहे हो, ये एक 2 डिग्री इक्वेशन है। ये एक एलिप्स तभी रिप्रेजेंट करेगा जब ये दोनों कंडीशन होगा, ये पैराबोला तभी रिप्रेजेंट करेगा जब ये दोनों कंडीशन होगा, ये हाइपरबोला तभी रिप्रेजेंट करेगा जब ये कंडीशन होगा, एंड ये सर्कल तभी रिप्रेजेंट करेगा जब ये कंडीशन होगा। तो आप लोग कंडीशन को नोट कर लीजिए, ठीक है। सबका मैं ये जो पेज तुम देख रहे हो सबका हैंड रिटेन में प्रोवाइड कर दिए हुए एप्लीकेशन में, तो आप लोग एप्लीकेशन में जाइए, जितना भी फॉर्मूला है सबको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, खुद का हैंड रिटेन नोट्स। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है एंड उसका इमेज निकालना है कोई तो पर्टिकुलर लाइन में, जैसे कि तुम देख सकते हो ये लाइन है ax + by + c = 0 एंड ये पॉइंट है हम लोग का, एंड इसका इमेज निकालना है। तो एक डायरेक्ट फार्मूला है, इस फार्मूला को लोग याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे P पॉइंट है 1,4 एक स्पेशल केस है, एंड P'4,1, तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई मत करो, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई इसलिए मत करो क्योंकि देखो ये जो लाइन है y = x है, तो अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है देन आप सिंपली उसका जो इमेज है वो आराम से निकाल सकती हो, अगर लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है तब। लेकिन अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, जैसे मान लीजिए ये एक्सेस है एंड मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है, तो अगर ये पॉइंट मान लीजिए P है तो इसका इमेज निकलना है, देन आपको ये
फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। आप लोग मतलब सिंपली कर सकते हो मतलब डेरिवेशन से, लेकिन फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। WBGE जैसे एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको हर एक फॉर्मूला को याद रखना ही पड़ेगा। जो बच्चे 70+ लाते हो कैसे लाते हैं, उनको फॉर्मूला पता होता है, तो कहाँ पर क्या फॉर्मूला अप्लाई करना होगा वो आपको पता होना चाहिए। आपको ये मैक्सिमम 1 नंबर का देगा लोग, उससे ज़्यादा नहीं देगा। तो 1 नंबर के लिए आप 5 मिनट क्यों इन्वेस्ट कीजिएगा, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, तो आगे बढ़े। अब तो देखिए, अब आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। अब हम नेक्स्ट मतलब पोर्शन पर मूव कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल पर। जैसे सेंट्रॉइड क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, सरकमसेंटर क्या होता है, ठीक है, ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। देखिए सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या लिखा गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। मीडियंस मतलब कि एक ऐसा लाइन जो कि, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है, ठीक है, मतलब वर्टिसेस से आप एक ऐसा लाइन टान रहे हो जो कि इक्वली डिवाइड कर रहा है इसका अपोजिट वाला जो साइड है ट्रायंगल का। ठीक है, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए ये ऐसा लाइन है जो कि ये जो BC है इसका 2 भाग में डिवाइड कर दे रहा है, उसको मीडियंस बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीडियंस को बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो जो D है, D मिड पॉइंट हो गया। जैसे मान लीजिए इसी तरह से ये है, ये लाइन है, तो ये जो लाइन है इसको मीडियन बोलेंगे। तो इसको डिवाइड कर रहा है इक्वली, देखिए ये जो इक्वली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। उसी तरह ये मीडियंस है, इसको भी इक्वली डिवाइड कर रहा है, तो इसको मीडियंस बोलते हैं। एंड मीडियंस का जो इंटरसेक्शन होता है उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। ओके, एंड ये याद रखना, जो मीडियंस क्या लिखेगा, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। तो जैसे मान लीजिए आपका ये सेंट्रॉइड हो गया, एक सेकेंड, जैसे मान लीजिए ये आपका सेंट्रॉइड है ना, तो जो सेंट्रॉइड है मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ओके, एंड ये तो देख ही सकते हो, अगर ये 2:1 तो ये होगा। ओके, एंड जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये बनता है G = x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। तो ये हुआ सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड समझ गए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। मीडियंस का मतलब होता है कि ट्रायंगल का जो साइड है उसको डिवाइड कर रहा है, जो वर्टिसेस से जो लाइन टान रहे हैं। ओके, जैसे कि ये वर्टिसेस से जो लाइन टान रहे हैं इसको डिवाइड कर रहा है 2 इक्वल पार्ट में, तो इसको मीडियंस बोलेंगे। ठीक है, अब आता है इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, तो देखिए क्या लिखा गया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका, जैसे मान लीजिए एंगल है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एंगल 60 डिग्री है, कुछ समय के लिए मान रहे हैं ये जो एंगल है 60 डिग्री है, तो एक ऐसा लाइन टान रहे हैं जो कि 30 डिग्री एंड 30 डिग्री में डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर, यानी कि एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसको बोलते हैं इन सेंटर बोलते हैं। ठीक है, एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो क्या है देखिए। वैसे इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो तो ये होगा, आप लोग नोट कर लो। ठीक है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, आप लोग बेवजह कोई बेकार से फॉर्मूला मत पढ़ाई करो, जितना पढ़ना है मैं उतना इंक्लूड किया हूँ। इसके अलावा हो सकता है आपको और कुछ पढ़ना पड़े, लेकिन हाँ 95% तो कवर हो ही गया इस फॉर्मूला में। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ आपको अभी तक जो बता चुका हूँ। ठीक है, तो देखिए ये AB/AC, ठीक है, = BD/DC, ये याद रखना। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है, ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है, और मान लीजिए ये इस बार E है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, CA/CB = AE/EB। तो आप लोग लॉजिक समझ में मैं क्या बताना चाहता हूँ, तो ये लॉजिक ऐसा काम करता है। तो आप लोग ये अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो बाकी भी मतलब जो केस है वो याद हो जाएगा। तो एक काफ़ी बार मतलब अप्लाई करना पड़ता है, अगर इन सेंटर क्वेश्चन आ रहा है तो कई बार क्या होता है कि हम लोग मतलब समझ में आते हैं तो आगे कैसे बढ़े। तो आप लोग ट्राई करो कि जो ऑल्टरनेट मतलब जो यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ाया गया उसको अप्लाई करने का, तो आप इसलिए क्वेश्चन भी सॉल्व हो ही जाएगा। क्वेश्चन लेंदी इसलिए बनता है कि आप लोग फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहे हो या आप लोग को कॉन्सेप्ट सही से पता है नहीं। एंड ये जो इन सेंटर है
इसको हम लोग इन सेंटर ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल भी बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पर अगर एक सर्कल बनाते हैं इसके अंदर, ठीक है, उसका जो सेंटर होगा वो इन सेंटर होगा। ओके, सर्कमस्टेंस किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए ये आपका ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है, क्या लिखा गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी कि बाइसेक्टर तो होगा, यानी कि कैसा लाइन जो कि दो भाग में डिवाइड कर रहा है, एंड प्लस वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये है, ए है, बी है, सी है। अब ये जो पॉइंट है, तुम जो ये पॉइंट देख रहे हो, इसको हम लोग डी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो डी पॉइंट क्या कर रहा है? दोनों को डिवाइड कर रहा है, यानी कि इसको इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि बी सी जो है इसको इक्वली पार्ट में डिवाइड किया, तो ये बाइसेक्टर का काम कर दिया ये लाइन, ठीक है। एंड ये हुआ परपेंडिकुलर हो गया। तो देखो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये बाइसेक्ट भी कर रहा है एंड परपेंडिकुलर भी है। मतलब कि ये जो बी सी लाइन है इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है एंड इसका परपेंडिकुलर भी है, इसलिए इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं सर्कमसेंटर। ओके, अब आते हैं ऑर्थो सेंटर पर। एंड यहाँ पर क्या लिखा है देखो, ऑल्सो कॉल्ड सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल। तो ये जो सर्किल बनता है इसको सर्कमस्टेंस बोलते हैं। इसका कोई मतलब जनरल फॉर्मूला नहीं है, आपको मतलब डेरिवेशन के द्वारा सॉल्व करना पड़ेगा, मैनुअली सॉल्व करना पड़ेगा, मैनुअली आपको सर्कमसेंटर निकालना पड़ेगा। वही मतलब एक लाइन का इक्वेशन निकालो एंड एक लाइन का इक्वेशन निकालो, उसका इंटरसेक्शन निकाल दो, ठीक है। या आप L2 का निकालो, L3 का उसका इंटरसेक्शन निकाल दो, आपको मैनुअली सॉल्व करना पड़ेगा। कोई फॉर्मूला तो बन जाएगा लेकिन हाँ काफ़ी लेंदी वो फॉर्मूला बन जाएगा, तो इसलिए इसको मैनुअली आप सॉल्व कीजिए। लेकिन जो बाकी है उसका फॉर्मूला याद रखिए, ये और ये। ओके, अब आते हैं ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर में क्या लिखा है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस। मतलब कि ये ट्रायंगल जैसे देख रहे हो, तो यहाँ से एक ऐसा लाइन टाने जो कि परपेंडिकुलर है इस लाइन का। यानी हम लोग क्या करें, हर एक वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम डेट वर्टेक्स। एंड इनका जो इंटरसेक्शन है उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। तो ये ऑर्थो सेंटर हो गया, सर्कम सेंटर हो गया, सेंट्रॉयड एंड इंसेंटर, ये चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मैं बताना चाहूँगा आपको, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ये मुझे याद है जेईई मेंस में पूछा गया था, मतलब बस बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट ही था, यहाँ पर यही अप्लाई करना था। क्या अप्लाई करना था कि ऑर्थो सेंटर आपका ये जो जी होगा इसको सेंट्रॉयड बोलते हैं, ठीक है। एंड ये जो सर्कम सेंटर मिल सकते हो इसको सी बोलते हैं। तो ऑर्थो सेंटर, ठीक है, इस टू सेंट्रॉयड इस टू सर्कम सेंटर, ठीक है। तो जो तीनों का जो रेशियो है उसका क्या होगा, मतलब सॉरी मतलब 2:1 होता है। ओके, तुम देख सकते हो, इसको याद कर लो, एकदम बिल्कुल याद कर लो इसको। कोई भी ट्रायंगल के लिए, ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर केस है, कोई भी ट्रायंगल के लिए 2:1 होता है। यानी कि OGC जो लाइन है उसका जो रेशियो है वो 2:1 होगा, ठीक है। यानी क्या हो रहा है कि जो सेंट्रॉयड है वो ऑर्थो सेंटर एंड सर्कमस्टेंस सेंटर का जो लाइन है उसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसको याद रख लीजिएगा। एंड अगर ट्राइंगल इक्विलैटरल हुआ देन G इज इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू O। अगर ट्राइंगल इक्विलैटरल है तो सबका सेंट्रॉयड ऑर्थो सेंटर सब एक ही होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट ये बात है कि अगर ट्राइंगल इक्विलैटरल है, अगर ट्राइंगल इक्विलैटरल है एंड आपका जो ऑर्थो सेंटर हो गया, इन सेंटर हो गया, सेंट्रॉयड हो गया, सर्कम सेंटर हो गया, तीनों इक्वली होगा। तो मान लीजिए ये पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जिसका GCIO तीन चारों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, काफ़ी मतलब आपका टाइम सेव हो जाता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ का तो जो डिस्टेंस होता है वो a/√3 होता है एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है वो a/2√3 होता है, ठीक है। तो आपको इसको याद रख लीजिए। एक क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हम, क्या लिखे, इफ़ ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल देन ऑर्थो सेंट जो राइट एंगल ट्राइंगल है तो जो परपेंडिकुलर है, ये जो तुम देख रहे हो ये पॉइंट, इसको ही बोलते हैं ऑर्थो सेंटर बोलते हैं एंड इसको हम लोग सर्कम सेंटर बोलते हैं, इसको याद रख लीजिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट है, शायद आपको ये बात पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक लाइन है, जैसे मान लीजिए आपका ये लाइन है, सपोज 3x 4y इज इक्वल टू 50। अब क्या बोला जा रहा है, ये लाइन के एक परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होगा, मतलब कि एक ऐसा लाइन जो कि परपेंडिकुलर है विथ दिस,
तो इसका जो क्वेश्चन होगा क्या होगा, सिंपली कोऑर्डिनेट को मतलब सिंपली जो कोफिशिएंट है उसको इंटरचेंज कर दो, यानी कि 4 है तो उसको यहाँ पर कर दो तो 4x हो गया, एंड 3 है तो उसको यहाँ पर कर दो 3y हो गया, एंड बीच में माइनस बैठा दो, तो ये आपका वो लाइन बन जाएगा जो कि परपेंडिकुलर होगा इस लाइन का। ये काफ़ी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, ठीक है। एंड एक ऐसा लाइन जो कि पैरेलल है इसके अगर इससे पैरेलल है तो उसको क्या होगा, उसका कोफिशिएंट सब एक ही होगा, मतलब 3x प्लस 4y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 बन जाएगा। तुम यहाँ पर नोट कर लो, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो देखिए सब मतलब फॉर्मूला सब पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक और बस कुछ बच गया है, क्या है ये, मान लो कि P है, पॉइंट है अल्फ़ा कॉम बीटा, एंड ये पॉइंट M है, परपेंडिकुलर है, ओके। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इस पॉइंट से इस लाइन पर, ये पॉइंट M है, तो जो डिस्टेंस होगा PM वो ये होगा, ठीक है। मान लीजिए दो लाइन है, ये है, दोनों पैरेलल है, यानी कि जो सेम लाइन हो सकता है, देन जो कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है, एंड जो कांस्टेंट का जो रेशियो भी इक्वल होगा। और ये लास्ट फॉर्मूला ये भी मतलब बहुत कम अप्लाई होता है, स्टिल आप लोग याद करके रख सकते हो, मतलब कोई भी क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है। तो देखो अगर आपको WBG एग्जाम क्रैक करना है या कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, JEE मेंस बिट सेट कॉमेंट के, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप सही टाइम पर सही जगह पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज़ आपका जो पेपर वो काफ़ी लेंदी बन जाता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए मतलब कि ये A है, B है, C है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट है, एंड जो मिड पॉइंट तुम्हें बता दिया गया है, तो जो वर्टेक्स है उसको तुम पता लगा सकते हो ये फॉर्मूला के हेल्प से, तो इसको याद लीजिए। तो ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए। तो जितना भी फॉर्मूला है सबका हैंड रिटन, यानी कि जो मतलब मैं लिखा वही, ठीक है। देखिए पेपर एक्चुअली देखो, ये पेपर है, एंड इसी का मैं स्क्रीनशॉट ले लेकर यहाँ पर अटैच किया हूँ। इसका मतलब एक अच्छा तरह से मैं ऑलरेडी एप्लीकेशन में रख दिया हूँ, तो एप्लीकेशन में जाइए एंड वहाँ से डाउनलोड कीजिए एंड सबको ढंग से पढ़िए। हर एक चैप्टर का मैं काफ़ी मतलब डिटेल में फॉर्मूला बनाया हूँ, तो कोई भी चीज़ को मिस मत करना आप लोग, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब। नेक्स्ट क्लास हम लोग न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग फिलहाल अभी के लिए जितना भी फॉर्मूला है सबको मतलब अच्छा से एक पेपर में लिख लीजिए। अगर तुम देखोगे, मैं कलरिंग यूज़ किया हूँ ना, तो काफ़ी मतलब हेल्प होता है कलरिंग यूज़ करने का, तो आप लोग ये काम कर सकते हो। अदरवाइज अगर टाइम नहीं तो आप लोग PDF रख, लेकिन मैं बोलूँगा अभी तक जो मैं पढ़ाया हूँ सबका हैंड रिटन अपने कॉपी में लिख कर रख लो। नेक्स्ट क्लास को हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जितने भी स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन आते हैं, ओके।